सभी दीदी को नमस्कार। मेरा नाम अनिता वात्सल्य है और मैं लखपति दीदी इनिशिएटिव के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज का जो हमारा शक्ति संवाद है उसका टॉपिक है लखपति दीदी पहल का क्या प्रभाव हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि लखपति दीदी पहल भारत सरकार का और राज्य सरकार का सबसे प्रमुख एक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात के लिए कहा है कि हमें पूरे देश में 3 करोड़ दीदियों को, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं, उनके परिवारों को हमको लखपति दीदी में लेके आना है। और ये जो लखपति दीदी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपने मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। आप सभी लोग अवगत हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही हमने लखपति दीदी को पहचानना, लखपति क्लब क्या होता है उसकी अवधारणा हमने ही शुरू करी थी। और आज पूरा देश में हमारे स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां सघन रूप से आजीविका गतिविधियों में का सुदृढ़ीकरण कर रही है। विभिन्न प्रकार की आजीविका गतिविधियों से जुड़कर अपने परिवार की मासिक आय 10,000 और वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। और इस लखपति दीदी पहल को आगे ले जाने में हमारी लखपति सीआरपी दीदी, हमारा ब्लॉक का स्टाफ, जिले का स्टाफ और राज्य का स्टाफ सतत रूप से सहयोग कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि लखपति पहल में हम लोगों ने कुछ दीदियों को पीएलडी के रूप में आइडेंटिफाई किया है। पीएलडी का मतलब है पोटेंशियल लखपति दीदी, मतलब ऐसी दीदी जो आजीविका मिशन से जुड़कर कोई ना कोई गतिविधियां पहले से कर रही है और अपनी आय को उन्होंने एक लेवल तक, मतलब 50,000 60,000 तक लेके आया है। और इसमें अब हमारा काम क्या है कि हम इन दीदियों को, और जो वो काम कर रही है, या तो हम उसकी गतिविधि को आगे बढ़ाएं उसी गतिविधि को, या उनको कोई नई गतिविधि से जोड़कर उनकी आमदनी को हम 1 लाख रुपए से ऊपर लेके जाएं। और इस तरह का प्रयास हम लोग पिछले 2 वर्षों से सतत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में लगभग 18 लाख से अधिक ऐसी दीदियां हैं जो लखपति दीदी बनने की श्रेणी में आने वाली हैं, या जो हमारी पीएलडी के रूप में आइडेंटिफाइड है। अगर पिछले साल का हम डेटा देखें तो जो हमारी लखपति सीआरपी दीदियों की त्रैमासिक उनकी जो इनकम की एंट्री कर रही है, उससे 11,23,000 करीब दीदियां ऐसी हैं जिनकी आय अब 1 लाख से ऊपर आ चुकी है। मतलब अब 5 लाख दीदियां करीब ऐसी बची हैं जो हमने पीएलडी आइडेंटिफाई करी थी कि जिनकी आमदनी अभी 1 लाख के करीब नहीं आई है। तो इन दीदियां, ये जो बची है 5-6 लाख दीदियां, इनको कैसे हम लखपति श्रेणी में लाए, इसके लिए सतत रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास के लिए कोई कैंपेन का रूप दिया गया है जिसको हमने लखपति दीदी कैंपेन कहा है, और जो 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक हमको चलाना है। और इस लखपति कैंपेन में हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि वो दीदियां जो लखपति आने में शेष बची हैं पीएलडी, उनको हमें सबसे पहले एक एक दीदी की आजीविका गतिविधियों का एनालिसिस करना है, उनकी अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों की पहचान करना है, उस गतिविधि के लिए जो भी सहायता की जरूरत है, अगर हमें राशि की जरूरत है तो हम इसको बैंक लिंकेज के थ्रू, आरएफसीआईएफ के थ्रू या अन्य विभागों के कन्वर्जेंस से हम उसको दिलाएंगे। यदि किसी दीदी को प्रशिक्षण की जरूरत है तो मिशन अंतर्गत विभिन्न वर्टिकल के तहत जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं उसके माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण दिलाएंगे। अगर मार्केट लिंकेज की जरूरत है या रॉ मटेरियल की जरूरत है तो जितने भी हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या हमारे जो रूरल मार्ट या आजीविका मार्ट है, इसके माध्यम से हम मार्केटिंग का सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। तो कुल मिला के लखपति दीदी पहल का उद्देश्य यही है कि हम विभिन्न तरह से सहायता करके दीदियों की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर लेके आए। और ये पहल सिर्फ एक नंबर नहीं है। लखपति दीदी पहल सिर्फ लखपति बनने का एक ये नहीं है कि हमारी आय सिर्फ इतनी हो गई।
ये दीदी के आत्मसम्मान, उनके अपनी आइडेंटिफिकेशन और उनके लीडरशिप क्वालिटी को भी दिखाता है। जो दीदियां स्वयं की आय से लखपति बनी हैं, आज उनके व्यवहार में, उनके निर्णय लेने की क्षमता में, सामाजिक रूप से उनका जो स्टेटस है, उन सभी में बदलाव दिखाई दे रहा है। और आज मध्य प्रदेश में मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे यहाँ लखपति दीदी से आगे चल के अब हम लोगों ने समृद्ध गांव की कल्पना शुरू करी है, जिसमें उस गांव के जितने भी समूह से जुड़े हुए परिवार हैं, वो सभी लखपति श्रेणी में आए। तो इसके लिए नर्मदापुरम का हमारा देश मोहिनी जो गांव है, वो ऐसा पहला गांव है जिसने ये बताया है कि हमारे 3 स्वसहायता समूहों से जुड़े जो 32 परिवार है, वो सभी परिवार लखपति श्रेणी में है। तो आज हमारे साथ देश मोहिनी जो हमारा आदर्श ग्राम है, समृद्ध गांव है, उसकी दीदियां जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो दीदियां अपना प्रेजेंटेशन दें। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय रहते हैं, बैगा, भारिया, सहारिया, उनमें से एक जो बैगा समुदाय की हमारी मंडला की दीदी हैं, वो दीदियां किस तरह से क्लस्टर एक्टिविटी के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करके लखपति श्रेणी में आ रही हैं, उनके जो प्रयास है वो भी हम जानेंगे कि कैसे हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति की दीदियां भी आगे आ रही हैं। तो आज हमारे साथ ये 2 प्रेजेंटेशन है, जो नर्मदापुरम से होगा और मंडला से होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम अपनी दीदियों से लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नर्मदापुरम में देश मोहिनी आदर्श ग्राम में। सभी को मेरा नमस्ते। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिख रहा है जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी राठौर है, सीआरपी आजीविका, जिला नर्मदापुरम से। मैं लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम देश मोहिनी को प्रेजेंट कर रही हूँ। आदर्श ग्राम देश मोहिनी इसलिए चुना गया, यहाँ पर जो 32 परिवार का लक्ष्य था, 32 की 32 दीदियाँ लखपति श्रेणी में आ चुकी हैं। इस गांव की सामान्य जानकारी बताने से पहले मैं अपने से शुरू करूंगी। मुझे लखपति दीदी का कैसे चयन करना है, कैसे सर्वे करना है, दीदियों को किस तरह चुनना है, इसका मेरा प्रशिक्षण हुआ सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में, जिले में भी हुआ। ट्रेनिंग के बाद दीदियों के साथ भी ट्रेनिंग रखी है। दीदियों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया है। 3 दिन में 2 दिन दीदियों के साथ बेसिक आधारभूत जानकारियों पर चर्चा हुई। इसके बाद 1 दिन की ट्रेनिंग में हमने दीदियों के साथ आजीविका गतिविधि का प्लान बनाया। उस प्लान के आधार पर दीदियों के साथ हम लोग 1 साल तक दीदियों के साथ काम किए। दीदियों के साथ सभी विभागों का कन्वर्जेंस कराया। यहाँ इस तरह से दीदी सभी लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अगली स्लाइड दिख रही है, ये भौगोलिक परिदृश्य, गांव की जो सामान्य जानकारी। हेलो, हाँ दीदी दिख रही है, आप कंटिन्यू रखिए, है ना, दिख रहा है। ग्राम की जनसंख्या 347 है। ग्राम पंचायत का नाम उमरा खेड़ी है। तीनों समूह ने मिलकर प्रयास ग्राम संगठन बनाया है देश मोहिनी में। लक्षित परिवार की संख्या 32 है। इस गांव में स्वयं सहायता समूह की संख्या 3 है और तीनों समूह में कुल सदस्य 32 हैं। जो 32 सदस्य हैं उनमें 31 परिवार ओबीसी जाति के हैं और 1 एसटी जाति का है, और इनका समावेशन 100% है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल समूह यहाँ 3 बने हुए हैं, सदस्य 32 हैं। आगे चलते हैं संगठित आत्मक संरचना पर। साधारण सभा, जो साधारण सभा होती है, इसमें 32 के 32 सदस्य की उपस्थिति होती है। उन्हीं में से 4-4 एक्टिव दीदियों को लेकर कार्यकारिणी समिति बनी है जो 12 सदस्यों की है। यहाँ पदाधिकारी 5 हैं और जो उप समितियाँ बनी है वो भी 5 हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाएंगे।
वित्तीय प्रबंधन में समूह से जो दीदियां जुड़ी हैं, उन्हें जिस प्रकार से उनकी फंड राशि जो भी प्राप्त हुई है, उससे उन्होंने अपनी गतिविधि की है, आजीविका में आय अर्जित करने के लिए उसमें जो जो उनको राशि प्राप्त हुई है उसका यह विवरण है। स्थापना राशि स्टार्टअप फंड जो कि 50,000 आया। ये ऑफिस की व्यवस्था, ऑफिस को में व्यवस्थाएं बनाने के लिए आया था। पूरी व्यवस्था ऑफिस की इस 50,000 से की गई। इसके बाद पीएमएफएमई के माध्यम से 1 लाख की राशि प्राप्त हुई है दीदियों को। तीनों दीदियों ने रेफ्रिजरेटर खरीदा, जिससे वो मावा घी इस तरह का बेचकर अपना आमदनी बहुत अच्छे से कर रही हैं। इसके बाद हम आते हैं सीआईएफ की राशि पर, जो तीनों समूह को 1.5 लाख की राशि प्राप्त हुई है। और ये 1.5 लाख की जो राशि है ये रोटेट हो रही है तीनों एसएचजी में। नगद साख सीमा सीसीएल ये 9 लाख का लिमिट आया दीदी के पास। और दीदियों का जो तीनों समूह से दीदियों का रिपेमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो रहा है। तो दीदियों को अगला जो चौथा डोज मिलने वाला है वो 6-6 लाख का पर एसएचजी पे मिलेगा। टोटल फंड सपोर्ट जो मिला है वो 11,85,000 का मिला है। समूह के द्वारा जो ऋण वापसियां हो रही हैं वो 100% वापसी है। इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। सीएलएफ द्वारा जो कैडर तैयार हुए हैं इस गांव के लिए, पशु सखी 1 है, बैंक सखी 1 है, कृषि सखी 1 है, बीसी सखी 1 है। ये जो दीदियां हैं ये सारे विभागों को दीदियों के साथ कन्वर्जेंस कराया है। पशु सखी दीदी पशुओं से आधारित सारी जानकारी देती हैं, किस तरह से दीदियों को पशु लेना है, कौन सी नस्ल के पशु उनको पालना है जिससे वो अपना पशुपालन करें, उससे उत्पादन बढ़ाकर दूध डेयरी चलाकर वो अपनी आमदनी अच्छे से बढ़ाएं। बैंक सखी दीदी हैं जो उन्हें बैंक की से राशियां जो प्राप्त होती हैं उसमें मदद करती हैं। कृषि सखी दीदी खेती के बारे में उन्हें जानकारी दीदियों को देती हैं, जिससे बेहतर तरीके से वो अपना खेती कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं। उन्नत किस्म का बीज में उनको मदद मिलती है, उपकरण में मदद मिलती है। बीसी सखी दीदी जो हैं वो वहाँ पर जाकर दीदियों के साथ ट्रांजेक्शन करती हैं, जिससे कि उन्हें बहुत आसानी होती है लेन देन करने में। और वहाँ पे जो पेंशन धारी हैं उन्हें पेंशन देती हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप निकाल कर देती हैं। इस तरह से सारा विभाग और सारी जो दीदियां हैं ये मिलकर दीदियों के साथ सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें सहयोग कर रही हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाएंगे। ये आजीविका पंजी है 2024 से 25 की ग्राम देशमोहनी की। इसमें डिजिटल आधार पर जो पंजी तैयार की थी चारों क्वार्टर भरने के बाद, जब चारों क्वार्टर भरे गए तो उसमें जब उनकी शुद्ध आय निकाली गई तो पता चला कि हर एक दीदी की, जितनी दीदियां 32 की 32 सभी दीदियों की आय 1 लाख से ऊपर जा रही है। उस आय के आधार पर सीएलएफ और बीओ से सत्यापन कराकर दीदियों को लखपति दीदी घोषित किया, जिसमें लखपति दीदी इसमें इनाम भी दिए हैं दीदियों के सामने। उनकी जो राशि है शुद्ध आय वो भी लिखी है। तो ये कृष्णा स्वयं सहायता समूह में हम बात करेंगे सुमन दीदी की। सुमन दीदी जो हैं उनकी बेटी अमेजॉन कंपनी में अहमदाबाद में जॉब कर रही हैं और अच्छी खासी वो 25,000 की सैलरी पा रही हैं। ये DDU JKY के माध्यम से उन्हें नौकरी मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे नानी बाई दीदी की। ये उन्नत किस्म का पशुपालन कर रही हैं, खेती कर रही हैं और इनके बेटे ट्राइडेंट कंपनी में रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं। ये भी 8 से 10,000 अपने घर में परिवार में खर्चे देते हैं और इनकी जो शुद्ध आय है वो 2,51,000 है। ऐसे ही और भी दीदियां हैं जो 2-3 गतिविधि करके अपना बहुत अच्छा अपनी आमदनी कर रही है। इनकी किसी की 2,43,000 है, ऐसे करके। एक दीदी और है धनवंती दीदी, वो भी उन्नत पशुपालन, मतलब वो अच्छे किस्म के पशुपालन कर रहे हैं, जैसे कि साहिवाल गाय है, जर्सी गाय है, मुर्रा भैंस है, जो बहुत अच्छे दूध जिनसे दूध उत्पादन बहुत अच्छा
किया जा सकता है। उसके साथ साथ वो उनको उनका रख रखाव ये भी कर रहे हैं कि उनको समय समय पर इसकी भी जानकारी मिलती है, जैसे कि उनका टीकाकरण है, इस तरह से चारागाह है, किस तरह से उनको चरी खिलाना है, उन्नत बीज है, ये सब होकर वो अपने पशुपालन कर रही हैं। अगली स्लाइड पर भी इसी तरह से दीदियों ने अपना गतिविधि की है। अब हम आए हैं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह पर। यहाँ पर कुछ दीदियाँ इनमें से ऐसी भी हैं जो खुद स्वयं दीदियाँ 1 लाख या 1 लाख तक अपनी आजीविका खुद अपना अर्जित कर रही हैं। दीदी खुद अपने से वो पैसा कमा रही हैं जिनकी उनकी खुद की आमदनी स्वयं की 1 लाख है। जैसे हम बात करते हैं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह में मुनिया दीदी। मुनिया दीदी उन्नत पशुपालन कर रही हैं, खेती भी उन्नत तरीके से कर रही हैं। इसके साथ साथ उनने अपनी गतिविधि में किराना दुकान खोली है जो दीदी खुद स्वयं चला रही हैं, और दीदी उसमें 1 लाख खुद पा रही हैं, खुद अपना मेहनत से आमदनी 1 लाख उनकी खुद की स्वयं की आमदनी। उनके बेटे ट्राइडेंट कंपनी में रोजगार मेले के माध्यम से जॉब कर रहे हैं। दीदी की शुद्ध आय 2,55,000 है, और CIF-CCL के माध्यम से दीदी को 1,76,000 की राशि प्राप्त हुई, जो फंड प्राप्त हुआ उससे दीदी को ये सारी गतिविधि में बहुत मदद मिली है। इसी तरह दीदी सरस्वती दीदी हैं, ये भी खेती कर रही हैं, उन्नत पशुपालन कर रही हैं। राम प्यारी दीदी हैं, ये भी उन्नत पशुपालन कर रही, खेती कर रही हैं। इनके यहाँ भी मोटर वाइनिंग का काम कर रहे हैं, और प्रशिक्षण लेकर ये 2,33,000 के करीब इनकी भी शुद्ध आय निकल कर आई है। और भी दीदियाँ इसी तरह से अपना गतिविधि कर रही हैं। क्षमा दीदी हैं, क्षमा दीदी उन्नत पशुपालन कर रही हैं, खेती कर रही हैं। RCT सेंटर से सिलाई का प्रशिक्षण लेकर ये सिलाई कर रही हैं, मशीन खरीदी है इन्होंने। और इनके यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर रहे हैं प्रशिक्षण लेकर। इन दीदी की आय 2,11,000 है, जो शुद्ध आय है इनकी। इसी तरह से और भी दीदियाँ हैं जो अपनी इसी तरह से गतिविधि करके 1 से 3-4 गतिविधि कर रही हैं, और बढ़िया आमदनी पा रही हैं, और बेहतर जीवन यापन कर रही हैं। अब हम चलते हैं अगले समूह की ओर, जो जलधारा स्वयं सहायता समूह है। इसमें भी जो सुरेखा दीदी हैं, सुरेखा दीदी उन्नत पशुपालन भी कर रही हैं, साथ में खेती भी बेहतर तरीके से कर रही हैं, उन्नत खेती कर रही हैं। और दीदी ने RCT सेंटर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। ब्यूटी पार्लर सेंटर वो अपने गांव में चला भी रही हैं, और बेहतर आमदनी कर रही हैं। दीदी भी 1 लाख अपना आमदनी पा रही हैं, और प्रशिक्षण RCT सेंटर से लेकर ये इनका 2,44,000 इनकी शुद्ध आय। इसी तरह संगीता दीदी के यहाँ भी उन्नत पशुपालन भी हो रहा है, खेती भी हो रहा है। इनके पति ट्राइडेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, और इनके यहाँ भी 4 गतिविधि हो रही जिससे दीदी की शुद्ध आय जो है 2,65,000 है। अब हम इसके बाद चलते हैं, ये तीनों समूह की विवरण हो गया। आगे स्लाइड पर जाएंगे। ये पूरे जो अभी तक हमने चर्चा की है उसकी समरी, आजीविका गतिविधियाँ, जिसमें कृषि कार्य उन्नत तरीके से 31 परिवार 31 जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं। उन्नत पशुपालन में 28 शामिल है। किराना दुकान ये एक दीदी चला रही है। ब्यूटी पार्लर एक दीदी के यहाँ है। सेंटिंग का काम 2 परिवारों में हो रहा है। सिलाई का काम 3 परिवार में दीदियाँ कर रही हैं, और ड्राइवर का कार्य है जो 3 परिवार में हो रहा है। मोटर वायरिंग का काम 1 परिवार में कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी 3 परिवार में से हैं। और सभी विभागों के साथ कृषि विभाग है, पशु विभाग है, PMFME है, RCT प्रशिक्षण है, इन सब के साथ कन्वर्जेंस कराया है। पशुपालन विभाग के साथ जैसे कि टीकाकरण, कृत्रिम गर्भधान, चारागाह विकास हेतु चरी बीज चरी बोकर वो अपने पशु को खिलाते हैं और बेहतर दूध उत्पादन करते हैं उनसे। कृषि विभाग से उन्नत बीज है, स्प्रिंकलर है, यंत्र हैं, पाइप आदि इनका उनको सहयोग मिला, मदद मिली है। PMFME के माध्यम से जैसे कि मैंने बताया था, दीदी ने
जो फ्रिज खरीदा है उसमें माँ बाप ही इसका निर्माण कर रहे हैं और बेहतर आमदनी कर रहे हैं। आरसीटी सेंटर से दीदी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है। और दीदी का कुल टर्नओवर इस गांव का 1.6 करोड़ के लगभग निकल कर आया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके बाद हम चलते हैं, ये सारी जानकारी के बाद हम अगली स्लाइड पर जाएंगे। इनकम स्लैब पर 1 लाख से 3 लाख के बीच 27 परिवार की आय है। शुद्ध आय जो है 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5 परिवार की आय है। और यहाँ जो फोटो दिख रही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अहमदाबाद में दीदी की बेटी सुमन दीदी की बेटी जॉब कर रही है। ममता मुनिया दीदी हैं जो अपना किराना दुकान खोली है, वो अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं। दीदी हैं जो फ्रिज खरीद के माँ बाप घी इसका निर्माण करके बेहतर आमदनी कमा रही हैं। क्षमा दीदी हैं, क्षमा दीदी ट्रेनिंग लेकर सिलाई करके मशीन खरीद कर बढ़िया सिलाई कर रही हैं। ये दीदी हैं जो अपनी उन्नत तरीके से खेती कर रही हैं और बहुत बेहतरीन उत्पादन हो रहा है इनके यहाँ। तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है आरसीटी सेंटर में, जो दीदियाँ प्रशिक्षण ली हैं। ये सारी प्रशिक्षण की फोटो हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाएंगे। लखपति बनने के बाद दीदियों के जीवन में बदलाव आया है। दीदी के पक्के आवास बन गए हैं। यहाँ आप फोटो में देख भी पा रहे हैं। खेती है, उन्नत उपकरण है दीदी के यहाँ, सीडल है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है। इस तरह से मशीनें भी, उपकरण भी काफ़ी दीदियों ने अपने अपने परिवार में लिए हैं, जुटाए हैं। उन्नत पशुपालन करें, जिससे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ। बेरोजगार युवक युवतियाँ स्थानीय बड़े क्षेत्रों में कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और बाहर भी गए, जैसे अहमदाबाद का भी बताया था, और यहाँ पर भी ट्राइडेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। समूह के सभी सदस्य बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, अच्छी बेहतर शिक्षा पा रहे हैं। समूह में सदस्यों में बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और अपने अधिकारों में जागरूक हुई हैं दीदियाँ। स्वच्छ बेहतर स्वास्थ्य से बात करें तो दीदियाँ अपने घर के आसपास साफ सफाई रख रही हैं, स्वच्छता रख रही हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा। और विभागों, जब दीदी स्वस्थ रहेंगी तो वो आगे अपनी गतिविधि भी बेहतर तरीके से कर पाएंगी। पोषण की बात करें तो पोषण वाटिका लगाकर दीदियाँ आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को भेजकर टीकाकरण करवा कर इस तरह से स्वच्छता बनाए रखने के बाद अपने जीवन यापन कर रही हैं। और अधिकारों की बात करते हैं तो दीदियाँ इतनी जागरूक हो गई हैं, उन्हें पता चल गया है कि हमारे यहाँ हमारे अधिकारों के लिए हम बात रख सकते हैं। लोक अधिकार केंद्र खुला है। उन्हें किसी भी बात की, किसी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वो पेंशन की हो, आधार कार्ड की हो, उनके घर में कोई प्रकार का वातावरण में कोई परेशानी आ रही हो, तो वो अपने हक अधिकार, जमीन जायदाद का कोई मामला हो, तो इस तरह से वो हर चीज़ को लेकर हमारे लोक अधिकार में आ सकती हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है हालांकि, पर वो जानते हैं कि हमें अपने अधिकारों के लिए कहाँ पहुँचना है। इस तरह से ये जानकारी हुई। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। भविष्य में कार्य योजना एवं सुझाव भी हैं कुछ, जैसे कि डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन, जैसे घी, मावा, पनीर, मिठाई निर्माण। इसके लिए ये कार्य करने के लिए क्लस्टर बनाया जा सकता है, जिससे कि दीदी एक जगह, बहुत सी दीदियाँ अच्छी नस्ल के पशुपालन कर रही हैं और बेहतर तरीके से रख रखाव कर रही हैं, तो उनका उत्पादन बढ़ रहा है दूध का। तो सारे लोग जब होकर उस चीज़ को बड़े पैमाने पर जब उत्पादन उसका होगा और एक ही जगह सब करेंगे, तो एक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा उत्पादन भी होगा, जिससे एक बेहतर क्लस्टर की एक भूमिका होगी। पीजी निर्माण भी यहाँ हुआ है। पीजी का पैसा भी आ गया है और आगे भी और पीजी ग्रुप बनाए जाएंगे, ताकि सभी दीदियाँ इससे लाभान्वित हो और छोटे किसानों से खरीद कर वो एक बड़े व्यापारी को बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकें। आजीविका गतिविधि का संचालन एक ही स्थान पर, एक ही इकाई, एक ही यूनिट में किया जा सकता है, ताकि कोई उसी तरह से, जैसे कि मैंने बात की है कि कम
लागत में बेहतर मुनाफा और ज़्यादा उत्पादन। क्लस्टर में ऐसी गतिविधियां हुनर कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट कराया जा सकता है कि ताकि और भी दीदियां उससे प्रेरणा लें और उसी तरह से वो अपना भी आमदनी का स्रोत बढ़ाएं। बीपीआरपी योजना के अंतर्गत समूह में प्लान बनता है महिलाओं का नेतृत्व और विकास। हम चाहते हैं कि जिस तरह से जिससे हमारे पंचायत में भी है दीदियाँ आगे आ रही हैं, बात कर रही हैं, पंचायत में जा रही, घर में भी उनकी हर तरह से भागीदारी है। हर चीज़ में, ज़मीन में, जायदाद में उनकी सलाह ली जाती है और महिलाएं लीडरशिप भी कर रही हैं। इसी तरह से महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिलना चाहिए और लीडरशिप महिलाओं के हक में होना ही चाहिए ताकि महिलाएं खुलकर अपना बात रख सकें और उन्हें अधिकार हो उस चीज़ का। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी। जी आगे दीदियों को मेरे लिए कोई सवाल हो तो दीदियां पूछ सकती हैं। हाँ, लक्ष्मी दीदी आपने बहुत अच्छा बोला। और देश मोहिनी जो गांव है आदर्श ग्राम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें आजीविका मिशन के जो सारे वर्टिकल्स हैं सभी के काम देखने मिल रहे हैं। हमने देखा कि जितने भी पात्र परिवार थे उन सभी को सबसे पहले हमने समूह में जोड़ लिया। इसके बाद दीदी ने जैसे बताया कि हर समूह से जो दीदियां हैं वो 2-3 आजीविका गतिविधियों से कम जुड़ी हैं। कुछ कुछ दीदियां तो 4-4 आजीविका गतिविधियां कर रही हैं। और काफी सारी दीदियों के परिवार से जो लोग हैं चाहे उनके बच्चे हों या हस्बैंड हो आरसीटी या डीडीयू जीकेवाई सेंटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर रोजगार मेले के माध्यम से कहीं अच्छी जगह नौकरी भी कर रहे हैं और कुछ अपने बचत को अपने परिवार के सदस्यों को भी दे रहे हैं। तो ये एक बात है कि मिशन के जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं दीदिया के अब परिवार के लोग और दीदियां स्वयं ग्राम सभा में जा रही हैं। उनकी निर्णय में ग्राम पंचायत में निर्णय में भागीदारी बढ़ रही है। इसके साथ ही वो FNHW खाद्य पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता के विषय में भी जागरूक हो रही है। अच्छा न्यूट्रिशन हेल्थ इस पे हमारी दीदियों का अब जोर है। सारे दीदियों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ही एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना है। एक हम जब जहां हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं समग्र विकास की बात करते हैं तो सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब इंडिकेटर्स पे हमारी दीदी काम कर रही है। दीदी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने काम किया है और निश्चित आपके काम को देख के हमारे मध्य प्रदेश के बाकी ग्राम संगठन की दीदियां भी प्रेरित होंगी और वो अपने ग्राम संगठन को भी आदर्श ग्राम संगठन बनाने की दिशा में आगे काम करेंगे। दीदी क्वेश्चन आंसर लेने के पहले हम लोग मंडला से जो हमारे पीबीटीजी समूह से दीदियां हैं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी सुन लेंगे और इसके बाद हम आखिरी में क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो जिला मंडला से प्लीज आप लोग अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। मंडला से शशि दीदी आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करिए दीदी। हाँ दीदी। सभी को नमस्ते। दीदी मेरी आवाज तो आ रही है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज हो रहा है तो थोड़ी नेटवर्क वीक जैसे है। नहीं दीदी बहुत अच्छी क्लियर आ रही है आपकी आवाज जी, बोलिए। मेरा नाम शशि मसराम है और मैं मंदाकिनी महिला संकुल परिसंघ बिछिया को प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। मंदाकिनी महिला आजीविका संकुल स्त्री संघ की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि हम अपने जो बैगा परिवारों को चयनित करके हम उनके साथ कुछ काम करें करके। तो इसमें से हमारा एक लक्ष्य बना दीदियों द्वारा कि जब दीदियों द्वारा लक्ष्य बनाया गया कि बैगा समुदाय की जो दीदी हैं उनको CLF से जोड़कर हमें लखपति बनाना है। बैगा परिवार की दीदियों को CLF से जोड़कर लखपति बनाना है और पैसे तकनीकी और बाजार की मदद आने उन तक पहुंचाना और रोजगार के जितने रोजगार की योजना बनाना और उन योजनाओं
के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, ये तीसरी लक्ष्य था। और जो चौथा लक्ष्य था कि जो अपने उत्पाद हैं, उत्पाद क्लस्टर बना करके हम उत्पाद क्लस्टर बना के मजबूत करना, ये हमारे लक्ष्य हुए। और लक्ष्य बनाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम उनका अब दीदियों का तो चयन कर लिए और हमारा लक्ष्य बन गया है, तो हम उनका आजीविका सर्वे के माध्यम से उनका निष्कर्ष तैयार करें कि दीदी का क्या रुचि है, क्या कर रही है, कहाँ से उनका इनकम हो रहा है। ऐसा करके हमने एक आजीविका सर्वे के माध्यम से एक निष्कर्ष तैयार किए हैं, जो इस स्लाइड में दिख रहा है। जो बैगा परिवार की आमदनी होती है खेती से वो 48% है, और सरकारी योजनाओं से जो दीदियों को लाभ मिल रहा है वो 15%, जैसे कि आहार अनुदान योजना, राष्ट्रीय बैगा सहायता योजना, और मजदूरी से है 12%, और जो गांव से बाहर जाके जो अपना आमदनी कमा रहे हैं वो है 5% बढ़ गया है, और पशुपालन में आमदनी है 8%, और छोटे छोटे गतिविधियों से जो आमदनी प्राप्त हो रही है वो 2% है। और दूसरा स्लाइड में मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और इसमें हमारा मुख्य विचार CLF के माध्यम से हम अपने मुख्य विचार रखा, जो जमीन में सुधार हुआ, जो जमीन से सुधार करके और जो खेती में धान के आय में वृद्धि हुई, धान में बढ़ावा हुआ, जंगलों की कटाई की वजह से और वहां पहुंच से जो रोजगार है, जो बैगा दीदियों का रोजगार है, उसमें परिवर्तन हुआ। और इसके बाद फिर बाजार की कमी, पशुओं में कई प्रकार की बीमारी होने से पशु में नुकसान, तो पशुपालन में ज्यादा इनकम तो नहीं हुआ हमारा, इनके दीदियों का इनकम नहीं हुआ। और मनरेगा के आय में स्थिरता और रेट में बढ़ोतरी हुई, और सरकारी योजनाओं से रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी हुई। और बाहर जाकर जो मजदूरी करके या बाहर जाकर रोजगार, जैसे कि अभी ट्रेनिंग के माध्यम से या इन योजनाओं से जुड़कर जो बाहर मजदूरी करके भी अपनी आमदनी में बढ़ावा हुई। और इसके बाद फिर हमने आजीविका प्लान बनाए, जो आजीविका का प्लान बनाया गया। तो आजीविका प्लान का बनाया गया तो मंदाकिनी महिला आजीविका संकुल स्त्री संघ में 1000 दीदियों का, और मवई क्षेत्र से 800 दीदियों का आजीविका प्लान बनाया गया। और जब आजीविका प्लान बनाया गया, आजीविका योजना बनाया गया, तो आजीविका योजना बनाने के बाद दीदी के जो उसके रुचि के अनुसार, जो दीदी का रुचि है, रुचि के अनुसार और उसके परिवार के संसाधन को देखते हुए उसके गतिविधि का चयन किया गया। ये हमारी विस्तृत जो योजना है, वो योजना बनाया गया है, जैसे कि सब्जी उत्पादन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, उन्नत कृषि, उद्यम व्यापार, इस टाइप की योजना तैयार किया गया। ये दूसरा स्लाइड मवई का है। मवई में भी उसी प्रकार की गतिविधि का चयन किया गया है। जैसे कि जो हमारे थीम है, जो अभी हम लोग इतने परिवारों तक ही पहुंचे हैं, जैसे कि पुनर्जीवित खेती में 927 परिवार बिछिया से और 719 परिवार ये मवई से, और मुर्गी पालन में है ट्रेनिंग में 714 परिवार बिछिया से, 548 परिवार हैं मवई से। मछली पालन है 38 परिवार बिछिया से, और मवई से है 42 परिवार। युवा कौशल और शिक्षा में 52 परिवार हैं बिछिया से, और 67 परिवार हैं मवई से। ये हमारा जो स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि बिछिया में हम पुनर्जीवित खेती में कैसे दीदियों को CRP के माध्यम से दीदियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये पहला स्लाइड में है। और दूसरे में जो मछली पालन है, मछली पालन में जो कन्वर्जेंस के माध्यम से जो मछली पालन का जो बीज वितरण हुआ है उसका है। और तीसरा RCT में जो मशरूम की खेती का ट्रेनिंग हुआ है वो है। और मवई ब्लॉक में ये चौथा नंबर स्लाइड में दिखा रहा है कि सभी दीदियां
ट्रेनिंग लेके और अपनी दवाई बना रही हैं, यानी प्रशिक्षण सीआरपी दे रहे हैं, उसके सहयोग में दीदी दवाई बना रही हैं। और ये बिछिया की पुनर्जीवित खेती का प्रशिक्षण देते हुए सीआरपी भैया हैं, और मवई ब्लॉक में भी सीआरपी भैया ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मंदाकिनी संकुल स्त्री संघ बिछिया में मुर्गी पालन और बकरी पालन का 1 दिवसीय कार्यशाला का सबसे लास्ट स्लाइड है फोटो। और इसके बाद जो हमने आगे के लिए जो आगे का सोच बनाया, ग्राम स्तर पर जो योजना, जो गांव के में बनाने वाली योजना आजीविका प्रशिक्षण में शामिल करना, हर परिवार को जरूरत और क्षमता के अनुसार काम में से जोड़ना। तो ये 2 हम ग्राम स्तर में है। तो जैसे गांव में जो योजना बना है, उस योजना को हमें प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल करना। जो भी दीदी योजना में बनवाई है उसको हमें प्रशिक्षण देना, ताकि वो अपने जो योजना है उसे अच्छा से कर सके। और परिवार में उसकी जरूरत और क्षमता के अनुसार, अगर किसी भी दीदी को जो उसकी जरूरत है और उसकी क्षमता है, मान लो बात, हम किसी दीदी को किराना दुकान तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो दीदी के पास में उतना समय ना रहे, या कि किसी दीदी को हम बकरी पालन दे रहे हैं, लेकिन दीदी को उतना समय आने उसके रख रखाव के लिए उतना समय ना रहे। इसीलिए हर परिवार उसकी जरूरत और उसके क्षमता के अनुसार काम में उनको जोड़ना है। और इसके बाद ये है कि तकनीकी संस्थाओं के साथ मॉडल अपनाना, जिसमें बैगा परिवारों के साथ सफल आजीविका मॉडल तैयार करना, जैसे बहुप्रति खेती है, सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना है, कम खर्च में मुर्गी पालन बकरी पालन है, सब्जी और बागवानी के मॉडल तैयार करना है। और ये सारे मॉडल के तैयार करने के लिए हमें फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तीसरा है फंड और अभिसरण। जैसे इन मॉडलों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जैसे ट्रेनिंग करना है, कुछ करना है, उसके लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। तो हमें राज्य कार्यालय और जिला कार्यालय में फंड मांग का आवेदन प्रस्तुत करना। और दूसरा है अन्य विभागों के साथ में हमें कन्वर्जेंस के माध्यम से सहायता प्रदान करना, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, या उद्यान की विभाग हो, या फिर मनरेगा हो। हर जगह से हमें आने कन्वर्जेंस में दीदियों को समझाना और उनकी मदद उनको पहुंचाना। और बाजार से जोड़ने में जो उत्पाद, जो हमारे गांव स्तर में जो उत्पाद तैयार किए हैं, जो गतिविधि दीदियां कर रही हैं, उनको स्थायी बाजार या बाहर के बाजार तक की जोड़ना। और दूसरा है कि महिला समूहों को फेडरेशन के जरिए जो उत्पाद बने हैं उनको ब्रांडिंग करना। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद शशि दीदी। मंदाकिनी सीएलएफ की तरफ से आपने जो प्रेजेंटेशन दिया वो काबिले तारीफ है कि कितने अच्छे से हम अपने रिसोर्सेस का आकलन करें, कैसे हम अपनी प्लानिंग बनाएं, और जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसके लिए हम प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के बाद जो प्रशिक्षण की जरूरत है वो प्रशिक्षण हमको हमारे सीएलएफ स्तर पर ही आरसीटी स्तर पर मिले, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से फिर हम लोग कुछ ऐसे मॉडल बनाएं जो हमारे यहाँ के लिए वायबल हैं, जो हमारी दीदी कर सकती है, जिन मॉडल को अपनाकर दीदी अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकती है। और उन मॉडल पे काम करने के लिए हमको कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, कहाँ से हम किन किन विभागों के साथ अभिसरण कर सकते हैं, और आखिरी में जो हमारे उत्पाद है उसको हम बाजार से कैसे जोड़ें, है ना, जिससे कि हमारे उत्पादों का सही मूल्य हमको मिल जाए, और इसके साथ ही उसकी बिक्री हम लोग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें। तो बहुत सरल आपने जो एक क्लस्टर लेवल का काम जो पीवीटीजी परिवारों के साथ हम लोगों ने शुरू किया है, और अब जो पीवीटीजी परिवारों को लखपति में लाने का काम है, जो ये प्रारंभ हुआ है,
तो उम्मीद करते हैं कि जब हम अगला ये शक्ति संवाद करेंगे उसमें हमारी कुछ दीदियां मंदाकिनी सीएलएफ से आके बताएंगी कि वो इस इंटरवेंशन के माध्यम से कैसे लखपति और 10 लाख लखपति पे आ पाई है ना। तो ये हमारा एक आगामी लक्ष्य होगा कि कैसे हम दीदियों को 10 लाख लखपति तक लेके आए, है ना दीदी। तो बहुत अच्छा, आप सच में आपका जो प्रेजेंटेशन था कि आपने आके एक सीएलएफ का रिप्रेजेंटेशन किया है कि जब सीएलएफ की अध्यक्ष इतने अच्छे से सीएलएफ का बारे में सोच सकती है, प्लानिंग कर सकती है, तो वो जो 3-4 हजार दीदियां जो सीएलएफ के साथ जुड़ी हैं उनमें सारी दीदियां लखपति बनेंगी, ना सिर्फ 1000, है ना। तो हमारा लक्ष्य तो सभी दीदियों को लखपति बनाने का है। बहुत अच्छे शशि दीदी। अब क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हमारे साथ सीहोर जिले से रुक्मणी दीदी है, तो रुक्मणी सेन दीदी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं और आप किससे अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हैं वो भी प्लीज इसमें आप बता दीजिएगा कि शशि दीदी से आप पूछना चाहेंगी क्वेश्चन या हमारी लक्ष्मी दीदी के साथ। रुक्मणी सेन दीदी माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम सरिता सेन है। अच्छा हाँ सरिता। हाँ जी, छावर ब्लॉक से हूँ मैं। और मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि हमारा सीएलएफ मतलब कौन दीदियों को कौन कौन सा काम करवा दे सकते हैं। आप किससे बात करना चाहोगे, आप लक्ष्मी दीदी से या शशि दीदी से? मैम सुश्री दीदी से। शशि दीदी से। शशि दीदी ये पूछना चाहती हैं कि सीएलएफ के माध्यम से हम कौन कौन सी गतिविधियों को लेके दीदी को लखपति बना सकते हैं, किस किस तरह का काम हम लोग ले सकते हैं। दीदी नमस्ते, मैं शशि मस्तान। नमस्ते दीदी। जैसे कि हम सीएलएफ के माध्यम से सीएलएफ के अंतर्गत हम चाहें तो आने वहाँ के क्षेत्र और परिवेश को देखते हुए कोई गतिविधि चयन करें कि उस क्षेत्र में और उस आने परिवेश में कौन सा गतिविधि सक्सेस होता है। कौन, जैसे कि हमारा मंडला जिला ट्रैवल क्षेत्र है, तो मैं जो गतिविधि है मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, लेकिन जो मैं बताऊंगी आपको, पर जो आप चयन करेंगे वो आपके क्षेत्र के गतिविधि चयन करेंगे। क्योंकि अगर मैं बोल दी कि दीदी आपको अगर खेती में करना है और हो सकता है कि हमारे यहाँ सिर्फ ऊपरी पानी आ रहा है, तो जो हम हमारे क्षेत्र में जो सिंचाई का साधन के हिसाब से गेहूं का उत्पाद होता है, लेकिन जो ऊपर से जो आधारित खेती है सिर्फ ऊपर के भरोसा से होता है। तो कृषि में आने जो हमारे कम समय वाला फसल जैसे कि खेती में जा रहे हैं, यहाँ सुअर पालन है, बकरी पालन है, ये जो आने परिवेश के अनुसार आपको उस क्षेत्र में गतिविधि करना पड़ेगा। गतिविधि तो बहुत सारी है दीदी, कौन सा गतिविधि आपको बताऊं, पर मैं बता देती हूँ। हम सीएलएफ की तरफ से हम गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कि जैविक खेती है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन है। कोई हमारे पास तो एक ऐसे मॉडल बैगा दीदी भी तैयार है जो हम उसे रोल की तरह यूज कर रहे हैं, जिसके पास मीडिया तक ही आ जाता है। आने हमारे क्षेत्र के हिसाब से आने बहुत सारी गतिविधि हैं आप उसमें से, लेकिन जब गतिविधि तैयार करना दीदी तो एक सलाह दूंगी कि गतिविधि करने से पहले उनके योजना बना लेना। जब गतिविधि अपन कर रहे हैं तो गतिविधि तैयार करने के बाद उनका कार्य योजना, जैसे पहले अपन लोग बनाते थे सूक्ष्म कार्य योजना, वो योजना तैयार करना कि वो दीदी किस समय किस क्षेत्र में अपना ज्यादा दे सकती है। चाहे हम कोई भी गतिविधि करेंगे उसमें खेती के साथ समय का देना भी जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी, दीदी ने बहुत सही जवाब दिया कि कोई भी एक व्यवसाय सभी जगह के लिए नहीं हो सकता है। हमें उस क्षेत्र की परिस्थिति, मार्केट, किस तरह के आपके यहाँ की जमीन है, उन सब में पानी की क्या आपके पास उपलब्धता है, ये और उसके साथ ही साथ उसका मार्केट भी कितना है अवेलेबल, है ना, कि जो हम लगा रहे हैं उसको हमको, जो हमारी फसल है उसके हमें उचित दाम मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब ध्यान में रख के ही हमको अपनी आजीविका गतिविधि को शुरू करना है। और दीदी ने जैसा बताया कि कोई भी गतिविधि के पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है।
तो आजीविका प्लानिंग, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और जो हमें आवश्यकता किस किस चीज की है, और उस आवश्यकता की पूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग लाइवलीहुड प्लानिंग बोलते हैं। ये जो अपन एमसीपी बनाते थे, उसी तरह की लखपति दीदी में आजीविका प्लानिंग होती है, तो वो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू दीदी। अब मैं बैतूल की पूनम दीदी से ये करूंगी रिक्वेस्ट कि वो अपना क्वेश्चन पूछे। पूनम जी दीदी। नमस्कार। जी नमस्कार, मैं बैतूल से पूनम। मेरा सवाल लक्ष्मी दीदी से है कि आपने जिन दीदियों ने लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया है, उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा है? जिन दीदियों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, उनके सफलता का कारण यही रहा है कि दीदियां निरंतर लगातार प्रयास कर रही हैं, उन्नत खेती कर रही हैं, दीदी की बाजार तक पहुंच और समझ बढ़ी है। दीदी ने जो उत्पादन किया उसमें गुणवत्ता को बढ़ाया है उन्होंने, और उसको लेकर कोई समझौता नहीं किया है। दीदी ने समय पर बाजार तक पहुंचकर बेहतर तरीके से उस उत्पादन को बेचा है और उससे आमदनी अर्जित की है। इस तरह से दीदी ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। धन्यवाद लक्ष्मी दीदी। उम्मीद है पूनम दीदी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब जी बिल्कुल। बड़वानी से जी रंजना दीदी अपना प्रश्न पूछे। बड़वानी से रंजना दीदी। दीदी हमारे साथ हमारी जो दीदी हैं देशमानी से नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से क्षमा दीदी, जिनका जो मैं पीछे बात की थी बताई थी, उनका वो अनुभव वो भी अपना साझा करेंगी आपके साथ। हाँ क्षमा दीदी, आप बताएं अपना क्या कहना चाह रहे हैं आप अपनी दीदियों से, सभी दीदियों से नमस्ते। मेरा नाम क्षमा चौरे है, मैं ग्राम देशमोहनी से हूँ। मेरे समूह का नाम स्वसहायता नारी शक्ति समूह है, और समूह के पहले हम खेती करते थे। खेती में हमारी आय एक 80,000 85,000 थी। समूह से जुड़ने के बाद मैंने आरसीटी बैंक से ट्रेनिंग ली सिलाई की। फिर सिलाई की ट्रेनिंग के बाद मैंने सिलाई सीखी, ब्लाउज सूट, सलवार सूट, फ्रॉक, तरह तरह के कपड़े सीखे। 1 महीना तक सिलाई सीखी। सिलाई के बाद मैंने समूह से लोन लिया। लोन लेने के बाद सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदने के बाद मैं सिलाई करने लगी, जिससे मेरी आय 3 से 4 हज़ार होने लगी। फिर सिलाई करने के बाद मैंने 2 जर्सी गाय खरीदी, तो दूध कम से कम 8 से 10 लीटर दूध जा रहा है। और दूध के बाद फिर हम खेती में लोन लिया, तो खेती में किया। इसी तरह से 3 गतिविधि से हम आज लखपति दीदी बने हैं, और हमारा परिवार आज 2 लाख से ऊपर की आय हमारी है, और 1 लाख से ऊपर मैं अकेली खुद कमाती हूँ, और मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल शहर में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे क्षमा दीदी, आप ही हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं कि अब समूह से जुड़कर हम सिर्फ लखपति परिवार की बात नहीं कर रहे, लखपति दीदी की भी बात कर रहे हैं कि हमारी दीदी स्वयं भी लखपति श्रेणी में आ गई है, उनकी खुद की इनकम 1 लाख से ऊपर हो गई है। बहुत अच्छे क्षमा दीदी। रजनी दीदी नहीं जुड़ी हैं, तो अब भोपाल से सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्वेश्चन पूछे। थैंक यू मैम। थैंक यू दीदी। सुनीता दीदी भोपाल से। जी मैम नमस्ते। नमस्ते सभी को। मेरा नाम सुनीता महल है। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जिले से हूँ। मेरा प्रश्न है शशि दीदी से कि लखपति दीदी बनने के बाद दीदी अपने गांव और दूसरे समूहों को कैसे मदद कर रही है, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, जैसे कि हम लखपति हम बन गए, लखपति दीदी, तो मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ दीदी। लखपति दीदी मैं बन गई। लखपति दीदी में बनने के बाद में जब जिस प्रकार की गतिविधि अपनाई, जैसे मैं खेती है, साथ में मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, और इसके बाद में जैसे सियार
काम कर रही हूँ, तो मेरे पास 4-5 इनकम है। 4-5 इनकम से मैं आने लखपति बनी हूँ, 4-5 इनकम से। जब मैं दूसरी दीदी को समझाऊंगी तो दीदी मेरे पास मैं खेती से इतना कमा रही हूँ, बकरी पालन से मैं इतना कमा रही हूँ, मुर्गी पालन से इतना कमा रही हूँ, और इसके बाद सीआरपी हूँ, सीआरपी से अलग कमा रही हूँ। अगर आप एक ही गतिविधि में आश्रित रहेंगे तो लखपति हम कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी जैसे हमारे क्षेत्र में धान की बहुत कटाई है, लेकिन बारिश अति हो रहा है, तो धान होने के बाद में तो धान का हमारा तो एक जोखिम हो ही गया कि वो समय से अगर हमारा फसल नहीं आया तो धान में हमें बहुत नुकसान होने वाला है। अगर इसके साथ हम एक उदाहरण बता रही हूँ, और बारिश वास्तविक में गिर रहा, और इसके साथ अगर हमारे पास अन्य गतिविधि नहीं होगी, तो अगर हम खेती में आश्रित हैं तो हम तो और गरीब से गरीब हो जाएंगे। अगर हमारा खेती फसल नहीं आए तो हो सकता है कि 5-10 हजार 15 हजार की मैं बकरी बेच लूं, उससे मेरा इनकम बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास जो मुर्गी की गतिविधि, उससे मेरा इनकम बढ़ेगा। इसके बाद मैं गांव में सीआरपी का काम कर रही हूँ, उससे मेरा इनकम बढ़ेगा। उसी प्रकार हम दीदियों को सलाह देंगे कि दीदी आपको एक गतिविधि साथ साथ कम से कम 3 से 4-5 गतिविधि अपनाना पड़ेगा। अगर हमें किसी से नुकसान हो रहा है तो किसी दूसरे गतिविधि से हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार के, और जो समूह जो हमारा जो समूह मुख्य ढांचा है, उसमें हमें नियमित बैठक करना है। जब हम नियमित बैठक करेंगे तो ही नए नए योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगा और हम दीदियों को समझा पाएंगे। हाँ शशि दीदी, बहुत अच्छा उन्होंने यही कहा है कि लखपति कोई एक सिर्फ गतिविधि से नहीं बन सकते। क्यों हम लोग डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड की बात करते हैं, मतलब क्या बोले, विविधता की बात करते हैं आजीविका में, इसीलिए कि अगर कभी मौसम अनुकूल ना रहे या परिस्थितियां ऐसी हो कि एक गतिविधि में हमें फायदा ना हो, तो कम से कम हमारे पास 2 अन्य गतिविधि रहे जिससे हमारे घर में आमदनी हो सके, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो आजीविका गतिविधि है उसके विविधीकरण की बात करते हैं कि सभी घरों में कम से कम 3 गतिविधियां तो होना ही होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात दीदी ने कही है। अब अंजना दीदी है शिवपुरी से अंजना दीदी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अंजना यादव है, ब्लॉक कोलारस, जिला शिवपुरी से, गणपति सीएलएफ समुदाय संगठन से। मैं ये पूछ रही हूँ कि बेगा दीदी जैसे दीदियों को आजीविका में कामों में जोड़ने में इनको क्या मुश्किलें आई और इन लोगों ने कैसे हल किया। मेरा शशि दीदी से यही सवाल है। शशि दीदी ये पूछ रही है कि बैगा जो समुदाय है विशेष पिछड़ी जनजाति है हमारी, तो ये दीदियां कैसे अपनी आजीविका को समझ पा रही हैं, कैसे आगे बढ़ा पा रही हैं? मैम इसी के लिए तो मेरे को हंसी आई कि मेरे को काम की बात पूछ ली ऐसा करके। दीदी जो बैगा कम्युनिटी है, एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको समझाना आने उंगली से घी निकालने के बराबर है। लेकिन हम लोगों ने संभव किया, और इसके साथ हमारे साथ जो टेक्निकल सपोर्ट प्रदान संस्था का मिशन है, ये सारे के सपोर्ट से हम इतने आने दीदियों को कन्वर्स कर पाए हैं। इसके लिए एक सबसे पहले उसका मैं खामी ये बता, बैगा जनजाति है, इसके बाद मैं पहले उसकी बुराई कर लूँ, इसके बाद अच्छाई की तरफ ले जाऊंगी मैं। जो बैगा जनजाति एक ऐसा समुदाय है, अगर दीदी आप कहेंगे वो सुबह पी लिया, एक दिन अगर वो पिया है तो उसका कम से कम 3 से 4 दिन तक उसका चढ़ा रहेगा, पिया है तो चढ़ा रहेगा। और आप जाएंगे तो हाँ मैडम, तो हाँ भाई, तो हाँ आने उसमें आपको हाँ ही करना पड़ेगा। आपके उसके आने उसके विरुद्ध या उसके विरुद्ध जा सकते, वो जैसा बोलेगा वैसा सबसे पहले उसमें हाँ में हाँ लगाना पड़ेगा आपको। जब हाँ में हाँ लगाना पड़ेगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, क्योंकि जैसा उनका मार्केट बाजार का दिन रहता है, मार्केट का दिन रहता है, तो आने शुक्रवार का बाजार रहता है, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन को वो समय मिलेंगे। और उनका जो कल्चर है गाना बजाना, ये आने उनका कल्चर ही है कि वो गाएंगे बजाएंगे पिएंगे, आने उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो अपने में मस्त वाले लोग हैं। जब अपने वाले मस्त वाले लोग हैं तो उनमें तो कुछ चीज ऐसे हैं कि उनमें हाँ में हाँ मिलाना पड़ता,
और बार बार जाके उनके साथ बैठक करना और उन्हें अपने विश्वास में लाना। अपने विश्वास में लाने के बाद उन्हें समझाना कि आने आपके जैसे आपके बैगा, सहारिया, भारिया, दूसरे जगह के लोग तो कितना आगे उन्नति में बढ़ गए, आप लोग यहाँ ऐसे हो, तो ऐसे आने फिरा के बातें में लाने के बाद उन्हें उस विश्वास में जताना कि हम आपके विश्वास के काबिल हैं और हम आपके भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं और आपके भलाई के लिए काम कर। उनके साथ लगातार जो मेल जोल होगा तो उनके जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि लगातार में आत्मीयता बढ़ती है। जब आत्मीयता अगर हमारे एक दूसरे के ऊपर बढ़ गया और वो हमारे ऊपर भरोसा करने लगेगा, जब वो हमारे ऊपर भरोसा वो करेगा उस समय हमें उससे ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन उनके रुचि के अनुसार और जो अपने गांव के क्षेत्र में जो कर रहे हैं उस गतिविधि के माध्यम से और जैसे कि समूह के बैठकों के माध्यम से ऐसे करके छोटी छोटी गतिविधियों को जोड़कर और उनको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाएंगे और गतिविधि जैसे कि अभी हमारे पास जैविक खेती में है, अभी हम जो बैगा जनजाति के लोगों के मुर्गी से कन्वर्जेंस के माध्यम से टेक्निकल सपोर्ट प्रदान संस्था कर रहा है। अभी आजीविका मिशन के माध्यम से हम उनके यहाँ मुर्गी सेट का कार्य चल रहा है। मुर्गी सेट का कार्य चल रहा है। जब हम लोग जाके और उनको समझा, जब वो बन जाएगा तो उनके मन में एक उत्साह रहेगा कि वो वाली दीदी आई थी, ऐसा करके उनके मन में एक उत्सुकता आएगी और वो आने जुड़ेंगे भी आसानी से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़ेंगे, बशर्ते ये है कि उसको जस में आपको होना पड़ेगा उनके साथ में। ऐसा करके हमें उनको विश्वास में लाए और आज इस क्षेत्र तक की तकरी है। धन्यवाद शशि दीदी। और अंजना दीदी को भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और हमें जो सहारिया ट्राइब्स जैसे बैगा है वैसे ही हमारे साथ सहारिया जनजाति भी है जो शिवपुरी में रहती है। शायद दीदी की इच्छा ये क्वेश्चन जानने की इसीलिए है कि हम अपने सहारिया जो समुदाय के लोग हैं उनको भी कैसे आगे लेके आ सकते हैं। इसीलिए वो जानना चाह रहे थे कि कैसे हम अपनी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको आगे लेके आए, कैसे उन्हें समूह में जोड़कर हम लोग लाभ दे सकें। अब रंजना दीदी बड़वानी से हमारे साथ जुड़ पाई हैं क्या? रंजना बड़वानी, जिला बड़वानी। सभी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम विशेष धन्यवाद देंगे नर्मदापुरम का और मंडला का, हमारी लक्ष्मी दीदी का और हमारी शशि दीदी का, जिन्होंने इतने अच्छे से बिल्कुल सरल भाषा में ये बताया कि कैसे लखपति दीदी जो पहल है उसके तहत हम लोग एक सिस्टमैटिकली काम करके, एक कार्य योजना आधारित काम करके कैसे अपने दीदियों को लखपति बना सकते हैं, कैसे अपने पूरे गांव को समृद्ध बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो हमारा शक्ति संवाद है ये हमारी सभी दीदियों को, जो भी दीदियां सुन रही हैं, सभी को मोटिवेट करेगा कि हम सब, हमारा आजीविका मिशन का उद्देश्य यही है कि समूह से जुड़ी जितनी दीदियां हैं, जो 58-59 लाख दीदियां समूह से जुड़ी हैं, सभी दीदियां हमारी लखपति श्रेणी में आए। लेकिन अभी का जो इस साल का हमारा लक्ष्य है कि जो हमने पोटेंशियल लखपति दीदी आइडेंटिफाई की थी, उनमें से जो 5 लाख 6 लाख दीदियां बची हैं वो सब इस साल लखपति श्रेणी में आ जाए। इसके लिए हमें सभी CLF के मेंबर्स को, हमारी सभी लखपति दीदी, CRP दीदियों को और हम सब दीदियों को मिलके, हमारी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की टीम, स्टेट टीम को मिलके सघन प्रयास करने होंगे, जिससे कि हमारा राज्य का जो 16,41,000 दीदियों का लक्ष्य है वो इस साल पूरा हो जाए। तो इसी कामना से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और लखपति और 10 लाख लखपति श्रेणी में आते रहें। मेरी आप सभी को यही शुभकामना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम, सभी को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। हो गया।